Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG Physics की PYQ सीरीज में आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएमटी को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। और होपफुली आप लोगों ने अभी तक वो जितने भी लेक्चर पब्लिश हुए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। उसपे जितने भी क्वेश्चंस उन लेक्चर्स में कराए हुए हैं वो आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कहीं न कहीं पैटर्न का आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी फिजिक्स 2022 और 23 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले जो लेक्चर आएँगे उसमें हम 21 और 20 और उसके बाद 19 से और 17 तक के लेक्चर, यानी कि 3 लेक्चर इसके अंदर हम करेंगे। तो इन 3 लेक्चर के अंदर इसके जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स के, वो सारे कवर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि थर्मो एंड स्टैटिस्टिक्स के लगभग-लगभग 9 क्वेश्चन आते हैं, 8 से लेके 9 क्वेश्चन तक। हर बार का जो पैटर्न है उसके अंदर 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें करीबन 2 जो क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं स्टैटिस्टिक्स के होते हैं और बाकी जो होते हैं वो थर्मोडायनामिक्स के होते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो इसके फ़ॉर्मूला एक बार रिवाइज़ कर जाइएगा, क्योंकि वो फ़ॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले तो जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जिन लोगों की प्रिपरेशन हो गई है पर उनको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो पूरी नहीं है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे और करनी चाहिए, तो वो अभ्यास बैच जो चल रहा है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास बैच में इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ईएमटी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही मैकेनिक्स और जो ऑप्टिक्स है वो चालू हो गए हैं। थर्मोडायनामिक्स आज से स्टार्ट होगा उसमें। तो अभ्यास बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सीयूईटी पीजी फिजिक्स के एग्जाम में। साथ ही साथ अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हैं सीयूईटी पीजी के लिए, तो सीयूईटी पीजी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज का ये नाम है। लीडर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे वो होंगे 10। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की जो संख्या होगी, जो नंबर होंगे वो होंगे 12, जिनका आपको वीडियो सॉल्यूशन और उसके बाद जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो भी अवेलेबल होगा। तो ये दोनों ही आप परचेज कर सकते हैं, दोनों ही बाई कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर से, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये जो बुक आती है एस चांद की, जो थर्मोडायनेमिक्स के आपके फिजिक्स में भी चलती है, बीएससी फिजिक्स में ब्रिजलाल जी वाली जो बुक आती है, उसमें से ऑलमोस्ट पेपर सेट होता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो अगर तुम्हारे पास है तो वो उस बुक के क्वेश्चन जरूर देख जाना, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी पैटर्न देखा है उसी बुक में से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं सीधे सीधे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ C1 C2 represent the specific heat of a liquid and its saturated vapor where L is latent heat of vaporization. The correct option is C1 C2 represent the specific heat of a liquid and its saturated vapor where L is latent heat of vaporization. देखो भाई, तो चेंज हमें ये पता है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बराबर होता है डेल क्यू ओवर टी। अब यहाँ पर जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, लेटेंट हीट की। तो फॉर लेटेंट हीट के लिए जो डेल क्यू है उसको हमने लिख दिया एल। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू हो गया एल अपॉन टी। डेल्टा एस का मतलब हो गया एस टू माइनस एस वन। तो एस टू माइनस एस वन इक्वल्स टू हो गया एल बाई टी। अब हम इसको क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डी एस टू ओवर डी टी, और यहाँ बनेगा डी एस वन ओवर डी टी। इधर डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और इंटू एल, एल यहाँ लिख देता हूँ, प्लस वन अपॉन टी, और ये बन जाएगा डी एल ओवर डी टी। ठीक है। तो अब टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। टी से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एस टू ओवर डी टी माइनस टी डी एस वन ओवर डी टी, और इधर ये रह जाएगा इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन टी और प्लस डी एल अपॉन डी टी। अब ये जो एक्सप्रेशन है डी एस अपॉन डी टी और टी, ये जो है ये बन गया C2 और एक बन गया C1। तो ये वाला जो है ये तो बन जाएगा C2 और ये बन जाएगा C1, और ये किसके बराबर हो गया, dl अपॉन dt,
और माइनस एल अपॉन टी। तो ये तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। तो C2 माइनस C1 इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी। तो माइनस एल अपॉन टी, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया? ये आ गया ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया? ऑप्शन फर्स्ट, C2 माइनस C1 इक्वल्स टू डी एल ओवर डी टी माइनस एल ओवर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सल। तीन तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो ये तीन तरह से लिखा जाता है। एक बार लिखा जाता है डेल एस इक्वल्स टू जीरो, एक डेल एस ग्रेटर देन जीरो, और एक लिखा जाता है डेल एस लेस देन जीरो। तो डेल एस ग्रेटर देन जीरो है, ये किसके लिए? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए डेल एस ग्रेटर देन जीरो होता है, और अगर डेल एस लेस देन जीरो आ रहा है तो ये कौन सी है? इम्पॉसिबल प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है? इम्पॉसिबल। आपसे पूछा गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल एस इक्वल्स टू जीरो, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर। तो सी आर एम एस प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से 2000 अपॉन सी आर एम एस टू जो आपको निकालना है, ये टेम्परेचर 300 और जो ये टेम्परेचर है ये कितना है? 2 इंटू 10⁶। तो ये हो गया 2000 अपॉन सी आर एम एस टू, और यहाँ से हो जाएगा ये 1.5 अपॉन 10⁴। फर्दर सॉल्व करो इसको तो ये बनेगा 2000 अपॉन सी आर एम एस टू, ये आ जाएगा 1/10⁻², और ये 1 अंडर रूट 1.5, अंडर रूट 1.5 लगभग हो जाएगा 1.22। तो यहाँ से सी आर एम एस का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, इसके आसपास आएगा। तो 164,000 ये इसका आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसके आसपास आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी when 10 gram of ice at 0 degree centigrade is converted into water। तो जब 10 ग्राम जो है आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब कौन सी हीट होगी? लेटेंट हीट। तो डेल एस इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर डेल टी। तो एस डेल क्यू कितना होगा? एम इंटू एल और अपॉन टी। एम की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 273। आंसर आ जाएगा 2.93 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये ब्रिजलाल वाली जो बुक आती है थर्मोडायनेमिक्स के, उसके सीधे सीधे जो एग्जाम्पल है वो वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास है प्रिपरेशन की हुई, अभी नहीं कह रहा हूँ, पहले प्रिपरेशन की हुई है ठीक ठाक, तो एक बार कर लेना। और अगर नहीं किया हुआ है कुछ भी तो फिर मत छेड़ना, अभी कोई मतलब नहीं क्वेश्चन ये मतलब किताबें उठाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 5 कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन रिजर्वायर टेम्परेचर। अब इनमें एफिशिएंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 मतलब लोअर टेम्परेचर, T1 मतलब हायर टेम्परेचर। तो ए के लिए निकालोगे तो ये बनेगा 500 माइनस 100 अपॉन 500 इंटू 100। ए के लिए आएगी एफिशिएंसी 80%। बी के लिए निकालोगे तो ये आएगा 300 अपॉन 500 इंटू 100। तो यहाँ से बी के लिए जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 60%। फिर आप निकालोगे सी के लिए, तो सी के लिए बनेगा 100 अपॉन 500 इंटू 100। तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी कितनी? 20% सी के लिए। फिर आप निकालोगे डी के लिए, तो डी के लिए एफिशिएंसी निकालोगे तो वो कितना आएगा? 800 माइनस 200 600 अपॉन 8। तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी 75% डी के लिए। और फिर निकालोगे ई के लिए, तो ई के लिए कितना आएगा? 400 माइनस 200 200 अपॉन 4। तो ये आएगा 50%। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक फर्स्ट पे आ गई, ये फर्स्ट हो गई। उसके बाद सेकंड नंबर कौन लेगा? डी। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो कौन लेगा? वो लेगा बी। उसके बाद फोर्थ नंबर जो कौन लेगा? ई। और फिफ्थ नंबर कौन लेगा? ये सी लेगा। फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए ए और सेकंड नंबर पे आना चाहिए डी। तो फर्स्ट पे ए, सेकंड पे डी, यानी कि ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड ऑन। देखो बोस आइंस्टीन यानी कि बी स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल यहाँ पर भी।
आइडेंटिकल, पर ये जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते। डू नॉट फॉलो, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये डू नॉट फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जो और जो पार्टिकल्स बोस आइंस्टीन को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं बोसोन्स, जिसमें एग्जांपल होते हैं फोटोन, फोनोन, न्यूट्रॉन ना। ये सारे एग्जांपल होते हैं बोस आइंस्टीन के। तो हमें ये पूछा है कि बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड ऑन आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल डू नॉट ओबे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, यहाँ पर हमें रिलेशन पूछा है बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो, एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर को लिखते हैं 2a अपॉन आरबी। बॉयल्स टेम्परेचर उसको हम लिखते हैं a ओवर आरबी। और एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम लिखते हैं 8a अपॉन 27 आरबी। तो यहाँ से इनको रिलेट करो। हमें रिलेशन पूछा है बी और सी का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी सी इक्वल्स टू 8 अपॉन 27 टी बी। तो टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 अपॉन 8 टी सी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो ए ऑप्शन बन रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फेज स्पेस में दो स्पेस से मिलकर बनता है। एक तो बनता है पोजीशन स्पेस और एक बनता है मोमेंटम स्पेस। तो तीन तो आ जाते हैं कहाँ से? पोजीशन स्पेस से। और तीन ही आ जाते हैं कहाँ से? मोमेंटम स्पेस से। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6। तो जो फेज स्पेस है वो कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन किस किस का? ये कॉम्बिनेशन होता है मोमेंटम स्पेस और प्लस पोजीशन स्पेस। पोजीशन स्पेस, तीन कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ से आएंगे और तीन पोजीशन के यहाँ से आएंगे। यहाँ से वेलोसिटी के, यहाँ से पोजीशन के, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6। ये कितना हो जाएगा? 6 डायमेंशनल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल आर। अब देखो, मैंने कहा था फर्मी डायराक हो चाहे बोस आइंस्टीन हो, दोनों में इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। पहली चीज, दोनों में ही आइडेंटिकल होंगे। जो फर्मी डायराक वाले हैं वो ओबे करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। साथ ही साथ जो फर्मी डायराक के लिए जो उसका स्पिन होता है वो हाफ इंटीजर होता है। स्पिन जो होता है वो हाफ इंटीजर होता है, या तो एच कट का और या n प्लस 1/2 एच कट, ऐसे लिखा होता है, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये थे 2023 के, जो अभी तक मैंने कराए आपको। ये CUET PG 2023 के आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे 2022 के। तो सबसे पहला पूछा है इंटरनल एनर्जी ऑफ बोसोन गैस। देखो, तीन हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक हम यूज करते हैं बोस आइंस्टीन और एक हम करते हैं फर्मी डायराक। फर्मी डायराक में जो जिनको हम फर्मियोन्स कहते हैं, फर्मियोन्स। तो फर्मी डायराक में जो एब्सोल्यूट जीरो पर इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होती। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो इंटरनल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी इज नॉट जीरो। उसका कारण ये होता है क्योंकि ये बोस जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको फॉलो करती है। तो इसलिए जो उसकी हर स्टेट में वहां पर कुछ ना कुछ पार्टिकल है हर स्टेट के अंदर, इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो जीरो नहीं है। बोस आइंस्टीन के लिए, जिनको हम बोसोन्स भी कहते हैं, तो बोसोन्स के लिए जो एब्सोल्यूट जीरो है उस पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और इसी तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में गैस मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यूज होती है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो एनर्जी है वो फंक्शन ही टेम्परेचर का होती है, तो यहाँ पर वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो फर्मी डायराक के केस में नहीं होगी जीरो, जब बाकी बोस आइंस्टीन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इन दोनों के केस में जीरो हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ बोसोन गैस बिकम्स जीरो किस केस में? जब टेम्परेचर क्या हो? जीरो हो, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पूछिए। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करो। तो एक तो टेम्परेचर है -23, इसको आप लिखो 1 क्योंकि ये ज़्यादा वाला टेम्परेचर होगा। इसमें 273 ऐड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 250 केल्विन। और एक है T2, ये कितना है? -223, और इसमें भी 273 ऐड कर दो, तो यहाँ से बन जाएगा ये 50 केल्विन।
तो अब एफिशिएंसी निकाल लो, 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस T2 की जो वैल्यू है वो है 50 और T1 है 250। तो ये हो जाएगा 250 और 250 माइनस 50 200, 250 और इंटू 100। तो 10 से 10 और ये 4, तो यहाँ से 80% एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसकी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज रेज्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन द चेंज इन एंट्रोपी इज, तो डेल Q इक्वल्स टू होता है TdS, तो ds इक्वल्स टू हो जाएगा डेल Q ओवर T। तो डेल Q की जो वैल्यू होती है वो होती है mc dt और यहाँ से T, तो दोनों साइड करो इंटीग्रेट, तो ये बनेगा S2 माइनस S1 mc और dt अपॉन T 1 से लेकर 2, तो यहाँ से बनेगा mc ln T2 अपॉन T1। तो ये आंसर आ गया इसका एंट्रोपी का। देखो कौन सा आंसर है, तो ये आंसर आ गया बी। करेक्ट आंसर इज बी। द वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन अ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स ऑन, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है गामा आर नहीं, T1 माइनस T2 आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 एन आर, है ना। तो आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आर T1 को आप P1 V1 भी लिख सकते हो, तो ये ऐसे भी बन सकता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी है। अब हमें पूछा है कि द वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन पार्टिकुलर गैस डिपेंड्स ऑन, तो ये किस पे आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, तो राइट आंसर इज सी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम इज पुश्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अभी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, हाफ mv स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा ml। m मतलब जो आपको निकालना है रिक्वायर्ड, तो हाफ m की वैल्यू कितनी हो गई 10 किलोग्राम और v की वैल्यू हो गई 100, ये आपको रिक्वायर्ड है। और आपको L की जो वैल्यू है वो L की वैल्यू कितनी दी है आपको 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको आप जूल में बदल लो, तो इसको जूल में बदल लोगे तो ये 4 पॉइंट उससे मल्टीप्लाई करोगे 18 से, तो ये हो जाएगा 336। यहाँ से सॉल्व करो इसको, तो एम आर की जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट आएगी 1.48, जो नियर अबाउट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बोला है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है, तो चार हैं, एक है U, वो डिपेंड करेगा S और B पर। तो उसके लिए इक्वेशन बनती है du इक्वल्स टू डेल Q माइनस PdV। डेल Q को लिख दिया TdS माइनस PdV और du। अब यहाँ पर कांस्टेंट किस किस को करना है आपको, S और U। तो एक बार आप कांस्टेंट करो S, S को कांस्टेंट करोगे तो आप क्या करोगे, डेल U ओवर डेल S, डेल U ओवर क्या निकालोगे, डेल S करोगे, तो du ओवर ds। कांस्टेंट उस टाइम किसको कर रहे हो आप, वॉल्यूम को, तो क्या बनेगा, ये बनेगा टेम्परेचर, तो du ओवर ds टेम्परेचर, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन आ गया बी, फर्स्ट का ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, तो ये आंसर और बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे सारे गलत। फर्स्ट का आंसर आ गया बी। इसी तरह मैं बाकी बता देता हूँ आपको। और दूसरा जो आप निकालोगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है उसमें कांस्टेंट चलता है टी और बी, तो उसमें लिखा जाता है डी एफ इक्वल्स टू पी डी बी माइनस एस डी टी। तो यहाँ पर इस तरह से निकाल लो, तो यहाँ पर बनेगा डेल एफ अपॉन डेल बी इक्वल्स टू बनेगा पी माइनस का ना, ये माइनस आता है माइनस, तो यहाँ पर बनेगा ये। इसी तरह से तीसरा होता है एंथैल्पी, तो एंथैल्पी में कांस्टेंट रख के चलते हैं हम एस और पी, यानी कि ये होता है आइसो एंट्रोपिक और आइसोबारिक। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। और एक होता है गिब्स, तो गिब्स में फंक्शन बनता है हमारा एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, और डी जी की जो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं वो लिखते हैं वी डी पी और माइनस एस डी टी। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट करते हैं टी और पी को, टी और पी को, तो डी जी ओवर डी वी, और ये बन जाएगा, तो यहाँ से बी का 2 और फर्स्ट का बी, 2 का ए, 3 का डी, तो 3 का बन जाएगा डी और 4 का जो है वो बन जाएगा सी। तो ये चार
पोटेंशियल्स होते हैं। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के केस में कौन कौन कांस्टेंट रखने होते हैं, एक आइसोएंट्रोपिक और ये आइसोकोरिक, वॉल्यूम है वॉल्यूम। इसी तरह से जब हम बात करें हेल्महोल्ट्ज तो उसमें आइसोथर्मल और कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी की तो एडियाबैटिक या आइसोएंट्रोपिक और आइसोबारिक। और जब हम बात कर रहे हैं गिब्स की तो गिब्स में आइसोथर्मल और आइसोबारिक। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। In the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Mark your answer as per the codes provided below. Every thermodynamic system in a equilibrium state possesses internal energy which is function of state only. देखो internal energy जो है वो function होती है temperature। ठीक बात। इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एनर्जी इज कंजर्व, पर ये इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ही सही है, ये भी सही है ये भी सही है, पर इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, तो आंसर बी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ऐसा लिखते हैं। डी यू को जो है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डी यू को हम लिख देते हैं सी वी, एम सी वी टी वन माइनस टी टू माइनस टी वन। इसको मैं लिख देता हूँ पी वी टू माइनस वी वन, है ना। तो यहाँ से जब मैं फॉर्मूला बनाता हूँ तो यहाँ से मेरे पास बन के आता है एम सी पी टी टू माइनस टी वन, जो कि होता है चेंज इन एंथैल्पी। तो डेल क्यू किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाता है किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। तो चेंज इन एंथैल्पी और जो हीट ट्रांसफर है वो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज अवेलेबल फॉर वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाता है, जीरो। तो सेकंड स्टेटमेंट है आपका गलत और फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका सही, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, फॉर अ क्लोज सिस्टम undergoing a cyclic process, the cyclic integral of heat is equal to cyclic integral of work। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू, यानी कि ए बिल्कुल सही है। फिर बी ऑप्शन में बोला है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। एन को हम लिखते हैं पी अपॉन के टी, इससे लिखा आइडियल गैस इक्वेशन से लिखा है, तो यहाँ से लैम्डा प्रोपोर्शनल आ गया टी के, यानी कि बी हो गया गलत। द वर्क डन बाय सिस्टम इज जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पी डेल्टा वी, तो वी टू माइनस वी वन सेम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस, नहीं वो तो आइसोथर्मल में चेंज होती, जीरो होती है, बाकी तो चेंज होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ए और सी। ठीक है, तो ये पहला सेट था थर्मोडायनेमिक्स का जिसके अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 2023 के पेपर के और 2022 के। होपफुली ये सभी सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कल का जो सेट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस 2021 और 2020 के पेपर के, है ना। और फिर एक बार कह रहा हूँ जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो नहीं कहूँगा, अगर बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत आइडिया है तो ब्रजलाल जी वाली जो बुक है उसके क्वेश्चंस देख लेना और उसके एग्जांपल्स, वहां से सीधे उठ के क्वेश्चन आए हुए हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो तो सीधे उठ के आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है और अभ्यास बैच भी ज्वाइन कर सकता है।